Welcome to the session. Today we will be discussing the subject of BCK, that is business and commercial knowledge. Today the topic that we are going to discuss is business environment. But friends, before going to the topic business environment, we should understand the term business and the term environment. So first we will discussing about the topic meaning of business. So friends, what is business? Any commercial activity, friends. Any kind of commercial activity, that is we are dealing in goods or services or any such other activity for the purpose of earning profit. So friends, we have to keep in mind that any kind of commercial activity done in order to earn profit is known as business. सो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग गुड्स में डील करें या सर्विस में डील करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, हमेशा प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, every businessman should accept the changes in the business environment. बिजनेस एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सभी चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। अगर मैं बिजनेस एनवायरमेंट के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना, तो मार्केट में शायद मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट, इन ऑर्डर टू सर्वाइव द कॉम्पिटिशन, one must accept the changes that are occurring in the business environment friends. तो सबसे पहले हमने बिजनेस का मीनिंग देखा है कि अगर हम लोग कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बिजनेस। अब हमने बिजनेस का मीनिंग देखा, अब हम लोग एनवायरमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज एनवायरमेंट? इन सिंपल वर्ड्स, एनवायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स। ये सिर्फ सराउंडिंग्स की बात है, हमारे आसपास जो भी चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिजनेस एनवायरमेंट। सो सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस के आसपास जितनी भी चीजें हैं, द फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सभी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट। सो द फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन दैट लाई आउटसाइड द बिजनेस बट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ये सभी चीजें शायद मेरे बिजनेस के बाहर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या कर सकती है फ्रेंड्स, इफेक्ट कर सकती है। सो बिजनेस एनवायरमेंट मीन्स द फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट लाई आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज बट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। दूसरी चीज फ्रेंड्स हमको यहाँ पे याद रखना है कि बिजनेस एनवायरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो बिजनेस एनवायरमेंट हमको दो चीजें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज एंड सेकंड वन इज थ्रेट्स। सो बिजनेस एनवायरमेंट बेसिकली प्रोवाइड्स अस द अपॉर्चुनिटीज that should be grabbed, that should be availed, and it also gives us threats which should be overcome. थ्रेट को क्या करना है फ्रेंड्स, ओवरकम करना है, और अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, ग्रैब करना है। सो उस चीज का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे हमेशा। अब फ्रेंड्स, ये तो मीनिंग की बात थी सिर्फ, अब हम लोगों को फीचर्स देखने हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? सबसे पहले फर्स्ट फीचर की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स। और फ्रेंड्स, बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसको समझना क्या है हमारे लिए, बहुत ही मुश्किल है। सो सबसे पहली चीज याद रखना कि बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, मेरे बिजनेस को किस फैक्टर की वजह से इफेक्ट हो रहा है, उस चीज को एग्जैक्टली मैं शायद तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, उसको एग्जैक्टली नहीं समझ पाऊंगा। सो बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड the business environment or the factors affecting the business friends. और फ्रेंड्स, ये तो फर्स्ट फीचर की बात थी। सेकंड फीचर, डायनेमिक। फ्रेंड्स, डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। बिजनेस एनवायरमेंट में कंटिन्यूस बेसिस पे चेंजेस आते हैं, एंड उन चेंजेस को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते फ्रेंड्स। सो अगर बिजनेस एनवायरमेंट डायनेमिक है तो हमको हमारे बिजनेस को भी क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे हमको दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोकॉपी इंस्टेड ऑफ कार्बन पेपर। पहले कार्बन पेपर ये सब होता था, आज के टाइम में देखना कार्बन पेपर का ट्रेंड बहुत कम हो चुका है, सीधा फोटोकॉपी, कोई भी चीज की फोटोकॉपी करवा लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, डायनेमिक, हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर, और उन चेंजेस को हम लोग क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट फीचर फ्रेंड्स, थर्ड इज मल्टीफेसेटेड। अब बिजनेस एनवायरमेंट है ना, बहुत अलग है, हर इंसान उसको अलग तरीके से देखता है, हर इंसान का देखने का तरीका अलग है। कोई इंसान उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, तो कोई इंसान उसको थ्रेट की तरह देखता है।
फ्यू बिजनेसमैन में सी अपॉर्चुनिटी इन द चेंजेस इन द फैक्टर्स, अगर फैक्टर्स में चेंजेस है तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी लग रहा है। कुछ लोग उन फैक्टर्स में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उस चीज को थ्रेट की तरह देखते हैं। सो फ्यू ऑब्जर्व देम एज अपॉर्चुनिटी एंड फ्यू ऑब्जर्व देम एज ए थ्रेट। सो डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आर देयर फ्रेंड्स। हर किसी का देखने का तरीका अलग है, कोई उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेगा, कोई थ्रेट कंसीडर करेगा। सो वो चीज हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटालिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी बिजनेसमैन की मेंटालिटी है, उसका ओपिनियन है कि वो उस चीज को किस तरीके से कंसीडर करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फोर्थ इज फार रीचिंग इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, फार रीचिंग इम्पैक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का है ना, हमेशा फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। किस चीज पे फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आया ना, तो मेरे बिजनेस के प्रॉफिट पे, मेरे बिजनेस के ग्रोथ पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। एक एग्जांपल के साथ कंसीडर करते हैं लीगल फैक्टर। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट जो है वो चेंज कर दिया है, 25 से 30% कर दिया है। जब टैक्स का रेट 25 से 30% हो चुका है तो मेरे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो उस चीज का ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा उसका जो इफेक्ट है मेरे बिजनेस के ऊपर वो कैसा होगा, फार रीचिंग होगा या फिर लॉन्ग टर्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है और व्हाट आर द बेनिफिट्स टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों समझना पड़ता है मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो उसके अलग अलग रीजन है फ्रेंड्स, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमको दिया है डिटरमाइनिंग दी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज मैंने पहले भी बोला, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है तो मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक एग्जांपल के साथ हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं मारुति उद्योग कंपनी का। बहुत टाइम पहले इंडिया में स्मॉल कार्स, फ्यूल एफिशिएंट कार्स नहीं थी। मारुति उद्योग को पता था कि यार ऐसी कार इंडिया में अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कार लॉन्च की एंड सुपर सक्सेसफुल कार मारुति 800। अब ये क्या था फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी। उन्होंने देखा, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज किया और जैसे ही उनको लगा कि अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। सेम तरीके से फ्रेंड्स थ्रेट, अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम क्या करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, समझता हूँ, देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो जो थ्रेट्स है वो भी समझ सकता हूँ मैं कि क्या थ्रेट्स होने वाले हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर एंटर कर रहा है तो मुझे उसके बारे में पता चलेगा। कब, जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट से अवेयर हूँ। अगर मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अगर कुछ नहीं पता तो शायद थ्रेट्स के बारे में भी मुझे पता नहीं चलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, डिटरमाइनिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दी मार्केट। सो अगर हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, बेसिकली एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। अगर मुझे मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है या मॉडिफाई करना है, अगर ऐसा कुछ भी करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चीजें हो रही है मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। सो सबसे पहली चीज क्या है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझें, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, तो मैं बहुत आराम से उस इंफॉर्मेशन की मदद से क्या कर सकता हूँ, मेरे बिजनेस को एक्सपांड कर सकता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग ही पढ़ते हो या सिर्फ मैं पढ़ता हूँ। इवन जो बिजनेस मैनेजर्स है वो भी कंटिन्यूअस बेसिस पे पढ़ रहे हैं, उनकी नॉलेज अपडेट होती है, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, ये सभी चीजें। रोज कोई ना कोई नया तरीका आता है प्रोडक्ट को सेल करने का, रोज कुछ ना कुछ नई मार्केटिंग की टेक्निक आ जाती है, काम करने का नया तरीका आ जाता है। सो अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट से अवेयर हूँ ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं। मैं खुद भी उन चीज़ों को समझूंगा, शायद मेरे अंदर की स्किल्स भी बढ़ेगी, मेरे अंदर जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होगी। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की मदद से मैनेजर्स हमेशा क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस बेसिस पे अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इमेज बिल्डिंग। अब फ्रेंड्स, जब हम लोग इमेज बिल्डिंग की बात करते हैं, इमेज बिल्डिंग, मुझे मार्केट में खुद की गुडविल क्रिएट करनी है, मुझे खुद की इमेज क्रिएट करनी है। कैसे करूंगा फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, बाय बीइंग सेंसिटिव टू दी नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। अगर कस्टमर की नीड्स से मैं सेंसिटिव हूं, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, अपनी इमेज क्रिएट कर सकता हूं, मार्केट में गुडविल क्रिएट कर सकता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत कस्टमर सेंसिटिव है, कस्टमर की जो भी नीड्स है उसको वो लोग सेटिस्फाई करते हैं। एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं एक्सिस बैंक। घर बैठ के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम लोगों को बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है।
तो कस्टमर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, कस्टमर सेटिस्फाइड है। और अगर हम लोग कस्टमर सेंसिटिव हैं तो ऑब्वियस बात है मार्केट में हमारी गुडविल क्रिएट हो सकती है, हम लोग खुद की इमेज क्या कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स मीटिंग कंपटीशन। अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज को समझना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी एनवायरमेंटल अवेयरनेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटेजी। अगर कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को नहीं समझूंगा तो ऑब्वियस बात है मार्केट में मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। सो उस चीज का हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस बेसिस पे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अब ये तो बात थी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस। अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, फर्स्ट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेकेंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली हम लोग तीन अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स वो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। सो देर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, देर इज टू वे प्रोसेस। इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी की जा रही है, इंफॉर्मेशन रेमिट भी की जा रही है। जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात करते हैं, business is collecting information from the environment. Which type of information friends? So information related to market conditions, technological development, social and demographic factors, political and government factors, ये सभी चीजों से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसका प्रॉपर यूज करते हैं कि अगर सपोज करो मुझे कोई कुछ भी प्लान बनाना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो बिजनेस एनवायरनमेंट विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट। विच इंफॉर्मेशन? सो दैट इज मार्केट कंडीशंस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, ये सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन रेमिट भी करते हैं। किसको रेमिट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स? सो स्टेक होल्डर्स को। हमारे बिजनेस में जितने भी स्टेक होल्डर है फ्रेंड्स, स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर का मतलब होता है इंटरेस्ट होल्डर। सो बेसिकली जितने भी इंटरेस्ट होल्डर है, स्टेक होल्डर जैसे कि कस्टमर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ये सभी लोगों को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर उनको कुछ एसेस करना है तो वो लोग भी एसेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो रिलेशनशिप में जो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन हमने मार्केट से कलेक्ट की थी और कुछ इंफॉर्मेशन हमने मार्केट में प्रोवाइड की है। किसको प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन? दैट इज द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए सबको यहाँ पे। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। अब फ्रेंड्स रिसोर्सेज एक्सचेंज करने की बात की है। बिजनेस कलेक्ट्स द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी, converts them into output that is final goods and then supplies the same to the clientele group। यानी अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, वो लोग प्रोवाइड करते हैं गुड्स। तो पहले सोसाइटी से इनपुट कलेक्ट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे आउटपुट में, और फिर उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, वापस से रेमिट कर देंगे सोसाइटी में। बिजनेस कलेक्ट्स विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कौन से तरह के रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते हैं। सो याद रखना फ्रेंड्स 5M, 5M, 5 अलग अलग रिसोर्सेज हमको सोसाइटी से मिल सकते हैं। फर्स्ट इज मेन, नेक्स्ट मनी, मेथड, मटेरियल एंड मशीनरी। ये 5 ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स जो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हैं, एनवायरनमेंट से कलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी होगी। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज ऑल्सो। ये 5M में से कोई भी एक और चीज ऐड कर देंगे और बोल देंगे कि कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती है 5M में, तो उस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स हमको। छोटे छोटे पॉइंट्स एमसीक्यू में हमेशा आ सकते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले हमने क्या किया है, सोसाइटी से रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं। रिसोर्सेज को किस में कन्वर्ट किया है, आउटपुट में कन्वर्ट किया है। और आउटपुट में कन्वर्ट करने के बाद हम किसको रेमिट करेंगे, सोसाइटी को रेमिट करेंगे। किसको रेमिट करेंगे, हमारे क्लाइंटल ग्रुप को रेमिट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन सभी की नीड्स को हम क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड पॉइंट हमने देखा है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। यहाँ पे इन्फ्लुएंस और पावर की बात की है। नो डाउट हम सभी को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट हैज कंसिडरेबल पावर।
business environment can influence the business at a very large extent, to a very large extent. It provides us the opportunities as well as threats. बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, provides wide range of opportunities in the form of incentives, rewards, anything. On the other hand, it also provides us the threats, constraints or restrictions. So business environment हमको दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी है और थ्रेट्स भी है. नेक्स्ट, सेम तरीके से हमारे पास यानी बिजनेस के पास भी क्या है, कंसिडरेबल पावर है. हम भी क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सटेंट तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कुछ एक्सटेंट तक बिजनेसमैन भी क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है. थोड़ा बहुत पावर बिजनेसमैन के पास भी रहेगा. सो बेसिकली फ्रेंड्स, तीन अलग अलग पॉइंट याद रखने हम लोगों को रिलेशनशिप में. फर्स्ट पॉइंट वाज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड थर्ड एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर. 3 पॉइंट्स. क्लियर फ्रेंड्स? यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स जो हमको पढ़ना है वो है ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट. यानी किसी भी तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं या कुछ भी है, तो बिजनेस बेसिकली किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है. सो हम अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमको जो दिया है वो दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स बहुत सिंपल है. हमको क्या करना है, हमको सिर्फ कुछ चीज़ों की क्लैरिटी प्रोवाइड करनी है. कैसे चीज़ों की? सो ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, बजट्स, मिशन, ये सभी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सोसाइटी में बता रहे हैं कि भाई हमारा मिशन क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, वो सभी चीज़ें हम लोग सोसाइटी में बता रहे हैं. ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. सो ये चीज़ का याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स में बिजनेस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा. सोसाइटी को बेसिकली हम लोग क्या बताएंगे, तो सिर्फ मिशन, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड बजट फ्रेंड्स. इट कैन बी प्रोएक्टिव एज वेल एज इट कैन बी रिएक्टिव फ्रेंड्स. सो फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स. सेकंड फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स. और फ्रेंड्स, जब हम कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स की बात करते हैं, मार्केट है तो कॉम्पिटिशन भी होगा. द पॉइंट अप्लाइज टू बोथ competing firms, that is business as well as profit making as well as non profit making organizations, but it applies more to profit making organizations. अगर मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए कंपटीशन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. एज सच नॉन प्रॉफिट के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन शायद उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा. एंड अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है फ्रेंड्स, तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए मुझे बिजनेस कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा हट के, लोगों से अलग. तब जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ. मैं अगर अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कुछ अलग होना चाहिए, कोई उसको कॉपी ना कर सके. सो इट शुड बी यूनिक, वैल्यूएबल एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट. दिस इज कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, अप्लाइज टू बोथ profit making as well as non-profit organizations, but more of it will affect to the profit making organization. The way of doing business must be unique, valuable and difficult to imitate. Clear friends? यहाँ तक 2 पॉइंट सबको क्लियर होने चाहिए. फर्स्ट हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, सेकंड हमने देखा कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स. थर्ड इज फ्रेंड्स कलेक्टिव रिस्पॉन्स. अब कलेक्टिव रिस्पॉन्स की जब हम बात करते हैं, तो बिजनेस में मिल के क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉस्टली हो चुकी है. अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है, तो शायद कॉस्ट का भी मुझे देखना पड़ेगा कि हो सके उतनी कॉस्ट क्या हो फ्रेंड्स, कम. हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं कलेक्टिवली, थ्रू विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स, पार्टनरशिप, ये सब चीज़ों के थ्रू है ना सर्वाइव करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है. सो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे बिजनेसमैन अगर कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो लोग मिल के काम करते हैं, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर के थ्रू, जिसके थ्रू उनको बेनिफिट मिलता है कि जो बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं ना, वो भी कम काम में हो सकती है. सो दिस इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स, जहाँ पे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, बेसिकली मिल के कलेक्टिवली क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करेंगे. सो जब हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं, हमने 3 तरह के रिस्पॉन्स पढ़े. फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, जिसमें हम किस चीज़ की क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज. सेकंड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, मार्केट में सर्वाइव करना था, मार्केट में सर्वाइव कैसे करूंगा, यूनिक, वैल्यूएबल एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट. एंड थर्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्स. जब हम कलेक्टिव रिस्पॉन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे थ्रू पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट वेंचर्स फ्रेंड्स.
अब फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो वो है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ ऑन बिजनेस। किस तरीके से एनवायरनमेंट मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। जब मैं एनवायरनमेंट को एनालाइज करता हूँ तो मुझे कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, टेक एन इनिशियल व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज़ में हम लोग डील करते हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, पहले तो वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। प्लस इज इट स्टैटिक और डायनेमिक, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो स्टैटिक है या डायनेमिक है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, अगर मैं सॉफ्टवेयर में डील करता हूँ, मेरी कोई ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सब बनाती है, तो फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ चेंज आता है। मैं तो बोलता हूँ हर रोज चेंज आता है। अगर और कोई चीज़ का बिजनेस है तो शायद स्टैटिक हो सकता है, बट टेक्नोलॉजी है, फैशन इंडस्ट्री है, हर थोड़े टाइम में चेंज आएगा। इट इज़ वेरी मच डायनेमिक इन नेचर फ्रेंड्स। सो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द मेनी एनवायरमेंटल फोर्सेज आर लाइकली टू इफेक्ट। कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फोर्सेज या फैक्टर्स है जो मुझे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। ऐसा पॉसिबल है, मार्केट में एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, कहीं ना कहीं सभी फैक्टर से शायद मुझे इफेक्ट हो सकता है, बट मेजरली कौन सा फैक्टर मुझे इफेक्ट करेगा, मुझे उस चीज़ का क्या करना है, कंपल्सरीली ध्यान रखना है फ्रेंड्स। सो वो चीज़ एक हमको देखनी होगी। एंड नेक्स्ट, टू फोकस ऑन दी एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन। एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन पे बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। कंपटीशन, मेरे बिजनेस को अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ना, तो वो है कंपटीशन। सो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो का भी हमको ध्यान रखना है कि हमारा बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस है, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स है, कौन सा कॉम्पिटिटर ज़्यादा एग्रेसिव है। वो सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, टाइम टू टाइम एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स ये टॉपिक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस की बात करते हैं फ्रेंड्स। बहुत सिंपल है। एनवायरमेंटल एनालिसिस यानी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग और परसीविंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड फुलफिलिंग द सेम। इफ अ businessman is identifying the needs of the customer, he is able to satisfy the needs of the customer, he will definitely survive in the market friends. So सबसे पहले हमको क्या करना है, रिएक्ट करना है टू द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। अगर मैं उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाया, अगर मैं फेल हो गया, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो मेरी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऑब्वियस बात है, अगर आप लोग कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करोगे, तो आपका बिजनेस मार्केट में नहीं चलेगा। जो आपकी परफॉर्मेंस है वो क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। दूसरी चीज़ हमको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, जब हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो हमको अपॉर्चुनिटीज़ को एंटीसिपेट करना है। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया मारुति उद्योग का। मारुति उद्योग ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया, एंटीसिपेट कर लिया कि इंडिया में स्मॉल कार्स अवेलेबल नहीं है, फ्यूल एफिशिएंट कार्स, तो हम उस चीज़ को लॉन्च करेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ को एंटीसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, थ्रेट्स की बात की है, मैंने वो भी बताया। मारुति उद्योग ने पहले से ही एनालाइज कर लिया कि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है। सो वो क्या है, सिग्नल मिल गया उनको पहले से कि वो लोग किस तरीके से क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। सो जब भी हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, हम लोग कस्टमर की नीड्स को समझेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को एंटीसिपेट करेंगे, थ्रेट्स को ओवरकम करेंगे। उन सभी चीज़ों का हमको क्या करना है फ्रेंड्स, कंपल्सरीली ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब पर्पस, क्यों एनवायरमेंटल एनालिसिस करना जरूरी है हमारे लिए, देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट इज इट शुड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट एंड द पोटेंशियल चेंजेस। जब भी मैं एनवायरमेंटल एनालिसिस करता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं, फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। वो दोनों ही चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अभी के चेंजेस देख के क्या करूँगा, फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट है ना। सो वी शुड सी बोथ करंट चेंजेस एज वेल एज द पोटेंशियल चेंजेस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इट शुड प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स जब हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, बट सिर्फ डेटा कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस डेटा को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, डेटा को फिल्टर करना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को मैं प्रॉपर तरीके से क्या करूँगा फ्रेंड्स, यूटिलाइज करूँगा यहाँ पे, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स रिच सोर्स ऑफ आइडियाज एंड ब्रिंग्स फ्रेश व्यू पॉइंट्स। हम लोग जब भी एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो अच्छी चीज़ है, नए आइडियाज एंटर करते हैं। फ्रेश ब्लड एंटर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इन दी ह्यूमन बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में फ्रेश ब्लड एंटर हो रहा हो ना, ऐसा लगेगा हम लोगों को। सो बेसिकली हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे तो नए आइडियाज, नए ओपिनियन, नई थिंकिंग आएगी हमारे अंदर, और हमारा बिजनेस क्या कर सकता है, बहुत ही आराम से ग्रो कर सकता है फ्रेंड्स। सो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, पर्पस के बाद हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग, सबसे पहले स्कैनिंग क्या है, व्हाट इज स्कैनिंग? इन सिंपल लैंग्वेज स्कैनिंग मीन्स मॉनिटरिंग समथिंग। किसी चीज को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, ध्यान से देख रहा हूँ। सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग टू मॉनिटर द एनवायरमेंट, द थिंग्स गोइंग ऑन इन द एनवायरमेंट। Environmental scanning helps in identifying again opportunities and threats। जब भी हम लोग एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे हमको दो चीज़ों के बारे में पता चलता है, एक हमको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा एंड दूसरा हमको थ्रेट्स के बारे में पता चलेगा। सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज द थ्रेट्स। नाउ फ्रेंड्स, फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको कंसीडर करने पड़ेंगे? सबसे फर्स्ट फैक्टर फ्रेंड्स, इवेंट। अब फ्रेंड्स, इवेंट क्या है? इवेंट आर दी स्पेसिफिक अकरेंसेस टेकिंग प्लेस इन द डिफरेंट एनवायरमेंटल सेक्टर्स। अब फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं इवेंट की, एक एग्जांपल देता हूँ, क्लॉथ मार्केट। आज के टाइम में बहुत सारे क्लॉथ मार्केट में मर्चेंट्स है, बिजनेसमैन है, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे लोग हैं। अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, तो अब हम लोग देखें ना, तो ट्रेड फेयर्स और वो सब एग्जीबिशन से सब बहुत होते हैं। ये बेसिकली फ्रेंड क्या है? एक इवेंट है, एक स्पेसिफिक अकरेंस है, एनवायरमेंट में अकर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को क्या हो सकता है? इफेक्ट हो सकता है। सो उस चीज का हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे इवेंट का, कि कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। अगर मैं ट्रेड फेयर्स की या एग्जीबिशंस की बात करता हूँ तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अच्छी चीज़ है। अगर ऐसा कोई इवेंट अगर हो रहा है तो मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता है। मुझे बिजनेस को एक्सपांड करना है तो मैं बिजनेस को बहुत ही आराम से क्या कर सकता हूँ? एक्सपांड कर सकता हूँ। सो इट इज इवेंट, फर्स्ट फैक्टर ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। नेक्स्ट फ्रेंड, द सेकेंड फैक्टर ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज ट्रेंड। फ्रेंड्स, व्हाट इज ट्रेंड? It is the grouping of similar or related events। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर और रिलेटेड इवेंट्स। इवेंट क्या था? इवेंट में एग्जांपल क्या दिया था मैंने? ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। यहाँ पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? सिमिलर और सीरीज ऑफ इवेंट्स। यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स है, एक से ज्यादा इवेंट है। अगर बहुत सारे ट्रेड शोज, एग्जीबिशंस, फेयर्स हो रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स? वो ट्रेंड है। सो ट्रेंड के अंदर अगर इवेंट्स अकर हो रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, कोई पर्टिकुलर पैटर्न चलते आ रहा है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हमेशा ट्रेंड बोलते हैं। इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फ्रीक्वेंसी कैसी भी हो सकती है। आज के टाइम में अगर हम लोग देखें ना, तो जो फेयर्स है, एग्जीबिशन से बढ़ते ही जा रहे हैं। हर थोड़े टाइम में, 6 महीने में या एक साल में एक फेयर तो होता ही होता है लार्ज स्केल पे। सो फ्रेंड्स, ये ट्रेंड की बात है। फर्स्ट हमने देखा इवेंट, सेकेंड हमने देखा ट्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, थर्ड इज इश्यूज। अब फ्रेंड्स, इशू क्या है? इश्यूज आर दी करंट कंसर्न। मतलब जब भी कोई इवेंट अकर होता है, जब भी कोई ट्रेंड चल रहा है, तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना पड़ेगा, जिस चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सो इश्यूज आर बेसिकली द करंट कंसर्न इन रिस्पॉन्स टू द इवेंट एंड ट्रेंड। तो कोई भी अगर इवेंट अकर होता है, कोई भी ट्रेंड चल रहा है, कोई भी डायरेक्शन में, उस टाइम पे किस चीज का ध्यान रखूंगा मैं? इश्यूज का। दीज आर दी करंट कंसर्न्स। एंड लास्ट फ्रेंड्स, वेरी इजी, एक्सपेक्टेशन। कभी खत्म ही नहीं होती। जो एक्सपेक्टेशंस आर दी डिमांड मेड बाय द इंटरेस्टेड ग्रुप। कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उस चीज को फुलफिल करना है। तो जब भी हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? एक्सपेक्टेशंस, कि हमारे कस्टमर्स की या हमारे स्टेक होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है। उनकी जो भी डिमांड होगी, उस डिमांड को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? फुलफिल करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग जब भी फैक्टर्स की बात करेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग के, 4 अलग अलग फैक्टर है। सबसे पहले हमने क्या देखा था फ्रेंड्स? इवेंट। नेक्स्ट हमने देखा ट्रेंड। थर्ड हमने देखा इश्यूज एंड फोर्थ हमने देखा एक्सपेक्टेशन। ये 4 अलग अलग फैक्टर्स है जो हमें कंसीडर करने हैं एट द टाइम ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। और फ्रेंड्स, बिजनेस एनवायरमेंट के कौन से कंपोनेंट्स हैं? 2 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज इंटरनल एनवायरमेंट, सेकंड इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट मीन्स दोज फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे बिजनेस के कंट्रोल में है, तो उस चीज को मैं इंटरनल एनवायरमेंट बोलूंगा। दोज फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ऑल्सो कंट्रोलेबल। जिस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ? कंट्रोल कर सकता हूँ।
हम लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पे, वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या है ये? मेरे वहाँ का वैल्यू सिस्टम है। इन्फोसिस में जो वैल्यू सिस्टम है बहुत अच्छा है। नारायण मूर्ति सर जो वैल्यू सिस्टम फॉलो कर रहे थे वही सब लोग फॉलो कर रहे हैं। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव मेरे ऊपर है, मेरा क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये सब कुछ हमारे अंडर में फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस के अंदर है। सो कुछ एक्सटेंट तक हम लोग इन चीजों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर दोज फैक्टर्स विच एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरे बिजनेस के बाहर है। और एक चीज बहुत सिंपल है, अगर कोई चीज मेरे बिजनेस के बाहर है ना, तो शायद मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा फ्रेंड्स। तो उस चीज को याद रखना है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं हमको डायरेक्टली या फ्रीक्वेंट कांटेक्ट में है, बट जिसको कंट्रोल करना फ्रेंड्स बहुत ही डिफिकल्ट है। जब मैं बात करता हूँ सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, क्या हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं कभी भी? नॉट पॉसिबल। सो ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बाद अब हमको जो टॉपिक पढ़ना है फ्रेंड्स वो है स्वॉट एनालिसिस। फ्रेंड्स, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? SWOT stands for strength, weakness, opportunity and threat. Now friends, we will understand the terms one by one. First two terms, that is strength and weakness. The two terms are internal to an organization. जब हम strength और weakness की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल फैक्टर माना जाता है। Whereas opportunity and threat friends, हम इन दोनों चीजों को एक्सटर्नल मानते हैं। पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं फ्रेंड्स। स्ट्रेंथ इज एन इनहेरिएंट कैपेसिटी। स्ट्रेंथ क्या है? इनहेरिएंट कैपेसिटी है जिसकी वजह से मैं एडवांटेजेस पोजीशन पे हूं। मतलब मैं कॉम्पिटिटर के सामने क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स? सर्वाइव कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चीजें ऐसी है जिसके अंदर मेरी कैपेसिटी अच्छी है, मैं कॉम्पिटिटर के सामने क्या कर सकता हूँ? बहुत आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। मेरी स्ट्रेंथ बेसिकली अच्छी है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है फ्रेंड्स? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। स्ट्रेंथ के बाद फ्रेंड्स हम जब बात करते हैं वीकनेस की। वीकनेस क्या है फ्रेंड्स? वीकनेस इज एन इनहेरिएंट लिमिटेशन। इनहेरिएंट लिमिटेशन है फ्रेंड्स, डिसएडवांटेज है ये हमारे लिए। यानी इस वजह से शायद कॉम्पिटिटर के सामने मैं compete नहीं कर पाऊंगा। सो फर्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड सेकेंड इज वीकनेस। ये दोनों के दोनों ही चीजें क्या है? इंटरनल है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। सो दिस बोथ आर कंसिडर्ड एज इंटरनल फैक्टर। Whereas friends, opportunity and threat both are external to an organization. अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स। अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली अ फेवरेबल कंडीशन। ये क्या है? फेवरेबल कंडीशन। अगर मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है तो हम उस अपॉर्चुनिटी को क्या करेंगे फ्रेंड्स? अवेल करेंगे, ग्रैब करेंगे। यानी कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में एग्जिस्ट करती है तो हम कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देंगे। जबकि हम अगर थ्रेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो थ्रेट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन है, मेरे लिए खतरा है, अनफेवरेबल चीज है कि इसकी वजह से शायद मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती है, कॉन्स्टेंट है बेसिकली ये मेरे लिए। थ्रेट को हम क्या करेंगे? या तो ओवरकम करेंगे या तो थ्रेट को हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे कि हम इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रेंड्स स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट मस्ट बी डन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है तभी स्वॉट एनालिसिस करूंगा। मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे, टाइम टू टाइम मैं क्या करूंगा? स्वॉट एनालिसिस करते रहूंगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, स्वॉट एनालिसिस का टॉपिक सबको क्लियर होना चाहिए, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब फ्रेंड्स, अब जब हम लोग स्वॉट एनालिसिस के बाद हम बात करते हैं तो वो है टू मेजर टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो एनवायरमेंट और सेकंड हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो एंड मैक्रो। फ्रेंड्स, जब हम लोग माइक्रो एनवायरमेंट की बात करते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट मतलब ये ऐसी चीज है जो मुझे क्या करेगी? डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। The factors which are affecting the organization directly are known as microenvironment, microenvironment factors। और जब भी हमें डायरेक्टली इफेक्ट करता है तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, और टास्क एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को ये डायरेक्टली क्या कर रहा है फ्रेंड्स? इफेक्ट कर रहा है। जब हम माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, कौन से की एलिमेंट्स है फ्रेंड्स? फर्स्ट, एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। सबसे पहली चीज तो माइक्रो एनवायरनमेंट में किस चीज से डील कर रहा हूँ? एम्प्लॉयज से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक से डील करना है। सो पहले हम लोग एम्प्लॉयज से डील करेंगे। नेक्स्ट, कस्टमर बेस।
अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा हूँ या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा कस्टमर बेस क्या है, हु आर द कस्टमर्स, उनके बारे में भी मुझे पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, और क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे, द वेज इन विच द फर्म कैन रेज इट्स फाइनेंस। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फाइनेंसर्स, कहाँ से मैं लोन ले सकता हूँ, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फाइनेंस रेज करने के लिए मेरे पास और भी ऑप्शंस है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, बॉन्ड्स है, वो सभी चीज़ों का भी हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हु आर दी फर्म्स सप्लायर्स। फर्म के सप्लायर कौन है, जो बेसिकली फर्म को क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। और सप्लायर के साथ रिलेशन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद लोकल कम्युनिटी, हम जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी के अंदर रह के हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमको लोकल कम्युनिटी से भी इफेक्ट होता है। हमको लोकल कम्युनिटी को भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। एंड लास्ट, द कॉम्पिटिटर्स। जब हम कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स यानी बेसिकली कौन है, राइवल फर्म्स है। तो हम राइवल फर्म्स को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे बिजनेस करने के टाइम पे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर की वजह से भी मेरे बिजनेस पे क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये माइक्रो एनवायरनमेंट है जो मेरी वर्किंग, मेरी परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। एंड माइक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग डायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं और टास्क एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, माइक्रो के बाद हम जिस चीज की बात करते हैं वो है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट इट कवर्स दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बिजनेस इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमको इफेक्ट करेगा, और इसीलिए हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट, दोनों ही चीजें बोल सकते हैं। पहले हमने जो पढ़ा था माइक्रो, उसको हम डायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट बोलते थे या टास्क एनवायरनमेंट बोलते थे। ये मैक्रो है, तो इसको हम लोग जनरल एनवायरनमेंट बोलेंगे या फिर इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट बोलेंगे फ्रेंड्स। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, माइक्रो एंड मैक्रो। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, हमने देखा था कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माइक्रो एनवायरनमेंट में कवर होती है। सो द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज कवर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द कस्टमर और द कंज्यूमर। नाउ फ्रेंड्स, हु इज अ कस्टमर? Very simple, the one who purchases the product or who avails the service from the businessman is known as customer or a consumer. Friends, according to Peter Drucker, our main objective is to retain and to create the customers. कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर को क्रिएट करना, हमारे लिए वही चीज सबसे ज्यादा क्या होती है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट होती है। जब हम कस्टमर्स की बात करते हैं तो हमारा कस्टमर कोई भी हो सकता है, कोई एनजीओ, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, कोई भी। अगर से फॉर एग्जांपल मेरी पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री है मेरी पेपर मैन्युफैक्चरिंग की, अब मेरे लिए कस्टमर कौन है फ्रेंड्स, बेसिकली कोई स्टेशनरी है, कोई स्कूल है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी इंसान जो पेपर यूज कर रहा है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बेसिकली कस्टमर। जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो हमको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंपल्सरीली क्या करनी है, कंसीडर करनी है, मतलब ध्यान में रखनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, द मार्केटर हैज टू मॉनिटर एंड एनालाइज द चेंजेस इन द कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर की जब बात करते हैं तो क्या ध्यान में रखेंगे, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस को एनालाइज करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। कब उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है मुझे आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले टेस्ट एंड प्रेफरेंस हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। दूसरी चीज, हु आर दी कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। मेरे कस्टमर्स कौन है, कंज्यूमर्स कौन है, बेसिकली कौन से ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिकली मेरा प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या फिर मेरा प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स दे आर लुकिंग फॉर। ऐसे कौन से एडवांटेज है, कौन से फायदे हैं जो वो लोग मेरे प्रोडक्ट में देख रहे हैं, द बेनिफिट्स दैट कस्टमर्स आर लुकिंग इन अवर प्रोडक्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट आर देयर बाइंग पैटर्न। उनकी बाइंग पैटर्न क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी और इंटरवल पे वो लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अब फ्रेंड्स, कस्टमर्स तो हमने देखा कि कस्टमर कौन होता है, जो हमारा प्रोडक्ट परचेज करता है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर। अब जब हम कॉम्पिटिटर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कॉम्पिटिटर यानी बेसिकली क्या है, राइवल फर्म है। और जब हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में कंपटीशन होंगे ही। कोई भी बिजनेस हो, नॉर्मली हमको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स फेस करने मिल जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। कैसी चीज़ें, जैसे कि हु आर दी कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले तो मैं किस चीज़ के बिजनेस में हूँ, उस चीज़ से रिलेटेड जो जो कॉम्पिटिटर्स है, मेरे कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में, मुझे वो पता होना चाहिए। व्हाट आर देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब मेरे कॉम्पिटिटर का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे पता होना चाहिए।
कि वो लोग मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो उनका ऑब्जेक्टिव पता करना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, हु आर द मोस्ट एग्रेसिव एंड पावरफुल कॉम्पिटिटर्स। ऐसे कौन से कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में जो बहुत ही एग्रेसिव है या फिर जो लोग बहुत ही पावरफुल है? तो हमको उस चीज का भी कंपल्सरीली क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। और जब हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं तो दो तरह के कंपटीशन होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट कंपटीशन एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट कंपटीशन। फ्रेंड्स, जब मैं डायरेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं तो यहाँ पे उन कॉम्पिटिटर्स की बात की है जो सेम बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर से फॉर एग्जांपल मैं एलजी का टीवी सेल कर रहा हूँ, आप सोनी का टीवी सेल कर रहे हो, तो हम लोग कौन हुए? डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स और बिजनेसमैन एंगेज्ड इन सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इन सेम टाइप ऑफ सर्विसेज इज नोन एज डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। जबकि अगर मैं इनडायरेक्ट कंपटीशन की बात करता हूं, तो इनडायरेक्ट कंपटीशन में कहीं ना कहीं शायद हमारा पर्पस सेम है, कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है, बट एज सच बिजनेस हमारा क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा सिनेमा हाउस है, आपका कसिनो है, नो डाउट हम हमारा बिजनेस बहुत अलग है, बट कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। ये इनडायरेक्ट कंपटीशन है फ्रेंड्स। सो कंपटीशन दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। उस चीज का भी कंपल्सरीली हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अब तक फ्रेंड्स हमने दो चीजें पढ़ी है। फर्स्ट हमने पढ़ा है कस्टमर्स और द कंज्यूमर्स, एंड सेकंड हमने जो पढ़ा है वो है कॉम्पिटिटर्स। अब फ्रेंड्स, जब हम कॉम्पिटिटर्स के बाद थर्ड फैक्टर देखते हैं तो वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमको ध्यान रखना है। अगर कोई भी इंसान मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है, एनी इंडिविजुअल इज ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ही हैज अ डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट गोल, डिफरेंट थिंकिंग। हमको सभी चीजों का क्या करना है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हर एक का ऑक्यूपेशन अलग है, काम अलग है, डेजिग्नेशन अलग है, तो उन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंसीडर करते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑर्गेनाइजेशन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती है। फर्स्ट इज ओनर, सेकंड इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड थर्ड इज एम्प्लॉयज। फ्रेंड्स, ओनर ओनर बेसिकली कौन है? ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं इंडिविजुअल है, शेयर होल्डर्स है, इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कर रहा हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स को भी क्या करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फ्रेंड्स, हु आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। किसी भी कंपनी में से फॉर एग्जांपल अगर 10,000 शेयर होल्डर्स है, तो क्या 10,000 शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी चलाएंगे, कभी भी डिसीजन लेंगे? नहीं। देर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है किसी डिसीजन को लेके या कोई भी चीज को लेके। और इसीलिए शेयर होल्डर्स बेसिकली किसको अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो हैं जो कंपनी को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं। सो हमारे बिजनेस के लिए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज फ्रेंड्स एम्प्लॉयज। जब मैं एम्प्लॉयज की बात करता हूँ, तो एम्प्लॉयज कौन है? एम्प्लॉयज आर द पर्सन हु एक्चुअली डू वर्क। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली काम करने का मेन काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉयज। हम लोग शायद सिर्फ ऑर्डर इशू कर रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन किससे हो रहा है? एम्प्लॉयज से हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हमको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन चीजें कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज ओनर, सेकंड इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड थर्ड इज एम्प्लॉय। थ्री थिंग्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज मार्केट। नाउ फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट इज मार्केट, दैट इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। मार्केट फ्रेंड्स, मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मार्केट बहुत वाइडर टर्म है। कस्टमर के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट के अंदर आ जाती है। मार्केट जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग एक्चुअल मार्केट भी पढ़ते हैं और पोटेंशियल भी पढ़ते हैं। एक्चुअल साइज क्या है मार्केट का, पोटेंशियल साइज मतलब फ्यूचर में क्या चांसेस है ग्रोथ के, और वो सभी चीजें हम लोग कंसिडर करते हैं। जब फ्रेंड्स हम लोग मार्केट स्टडी कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर स्टडी करते टाइम बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। जैसे कि हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि मार्केट में क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर चल रहा है अभी प्रोडक्ट का, और वो सभी चीजें देखेंगे। प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट, कितनी जल्दी प्राइस चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर में फ्रेंड्स बहुत जल्दी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, रोज की रोज प्राइस फ्लक्चुएट होता है। सो फ्रेंड्स, प्राइस सेंसिटिविटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, उस मार्केट में, जिस मार्केट में मैं डील कर रहा हूँ, वहां पे प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अब फ्रेंड्स मुझे अगर से फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखना है कि कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है,
या कोई भी प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ तो क्या मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, वो सभी चीज़ों का भी क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स दी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मार्केट में प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्या चैनल फॉलो की जा रही है, वो भी देखना है हमें। एंड लास्ट फ्रेंड्स, इज द मार्केट मैच्योर्ड, या मार्केट मैच्योर्ड है मतलब पहले से चलता आ रहा है या अभी अभी नया नया एस्टेब्लिश हुआ है मार्केट। सो फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट्स है जिसको हम लोग कंपल्सरीली क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सप्लायर्स। अब फ्रेंड्स सप्लायर्स, हम सब जानते हैं कि सप्लायर क्या है। हु इज अ सप्लायर? द पर्सन हु बेसिकली सप्लाइज द रॉ मटेरियल और एनी टूल्स, इक्विपमेंट्स और एनीथिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन। जो इंसान मुझे रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स दे रहा है उसको हम लोग सप्लायर बोलते हैं। फ्रेंड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिलेशन विथ 100 और n नंबर ऑफ सप्लायर्स। जितने ज्यादा सप्लायर के साथ रिलेशन मेंटेन करूंगा ना उतना ज्यादा अच्छा है। अब बिजनेस विल नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सप्लायर बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल। अगर किसी एक सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता हूँ, अब से फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर सप्लायर ने मुझे प्रोडक्ट सप्लाई करना बंद कर दिया, रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दिया, अब क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि मेरा प्रोडक्शन रुक जाए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैं किसी एक सप्लायर पर डिपेंडेंट था। अगर हम लोग अलग अलग सप्लायर से रिलेशन मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियस बात है मेरे प्रोडक्शन में कभी कोई रुकावटें नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज, सप्लायर की वजह से क्वालिटी पे इफेक्ट आता है प्रोडक्ट पे, सप्लायर की वजह से कॉस्ट पे इफेक्ट आता है। सो क्वालिटी है, कॉस्ट है, उन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए हम लोगों को क्या कंसिडर करना है, सप्लायर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इंटरमीडियरीज। बेसिकली फ्रेंड्स इंटरमीडियरी मतलब क्या होता है, एजेंट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट पास ऑन होने वाला है। जो पूरी चैनल है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, वो पूरी चैनल देख रहे हैं हम लोग। सो प्रोडक्ट जब पास ऑन होता है तो वो चैनल के थ्रू पास ऑन होता है। प्रोडक्ट कैसे सेल होने वाला है मार्केट में, किसके थ्रू होने वाला है, होलसेलर के थ्रू होने वाला है, रिटेलर के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू। और इन सभी इंटरमीडियरीज के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि प्रोडक्ट का स्मूथ फ्लो रहे मार्केट में, बहुत स्मूथली हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कहां तक पहुंचा सकते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग एलिमेंट्स देख रहे थे माइक्रो एनवायरनमेंट के, अब हम लोग एलिमेंट्स देखेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट। एक बार याद दिला देता हूं, मैक्रो एनवायरनमेंट ऐसे फैक्टर्स जो हमें इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एनवायरनमेंट और इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट। अब फ्रेंड्स एलिमेंट्स में यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमको क्या दिया है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। जब हम लोग डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं रेस, एज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशनल अटेनमेंट। ये अलग अलग चीज़ें हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। ये जो भी डेटा है वो डेटा किसी चीज़ चीज़ का भी हम लोग ले सकते हैं, किसी एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का, कंट्री का, कोई भी चीज़ का, वो हमारे ऊपर है। हम बिजनेस कौन से लेवल पे कर रहे हैं वो हमें देखना है और उस हिसाब से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये डेटा कहीं ना कहीं, ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। हम लोग देख सकते हैं कौन सी चीज़ें, जैसे कि एज प्रोफाइल, अगर चिल्ड्रन है तो टॉयज की डिमांड होगी, एजेड है तो मेडिसिन की डिमांड होगी। मेल फीमेल रेशियो, सेक्स रेशियो, मेल फीमेल रेशियो, अगर फीमेल है तो शायद कॉस्मेटिक्स की डिमांड ज़्यादा होगी। एजुकेशनल अटेनमेंट, ग्रोथ रेट, ये सभी चीज़ें फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। हम लोग ये सभी फैक्टर्स को डिटेल में देखते हैं, मतलब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं या जो भी फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं वो सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स। सो फर्स्ट इज फ्रेंड्स पॉपुलेशन। अब फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन। आज के टाइम में फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मली किसी भी कंट्री में ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो सकती है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है, बहुत सारी कंट्रीज या कंपनीज हमारे वहाँ पे आके बिजनेस करना चाहती है, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड वेरी सिंपल फ्रेंड्स, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे वो लोगों को प्रोडक्ट सेल करना उतना ही आसान हो जाएगा उनके लिए। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर को ढूंढ सकते हैं, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मे बी लार्ज और स्मॉल, डजेंट मैटर। वो चीज़ें पहले हम लोग कंसिडर करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमको हमारा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें देखते हैं जब हम पॉपुलेशन देखते हैं किसी भी कंट्री की, तो उस नेशन का बर्थ रेट क्या है, किस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज और डिक्लाइन इन टोटल पॉपुलेशन,
जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली 2% और 2.5% हर साल पॉपुलेशन बढ़ जाती है। मतलब हर साल इंडिया में 2 से 2.5 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं। और अगर इतनी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। कोई भी कंपनी ऑब्वियस बात है इंडिया में क्या करेगी, बिजनेस करने का सोचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इफेक्ट ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? फ्रेंड्स पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ते जाती है ना, उतना शायद नेचुरल रिसोर्सेज उतनी ही जल्दी क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। सो हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्या करना है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। हम कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। सो उस चीज़ का भी फ्रेंड्स हम लोग कंपलसरी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। पॉपुलेशन के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आज के टाइम में फ्रेंड्स ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन शिफ्ट होते जा रही है फ्रॉम नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया टू मेट्रोपॉलिटन एरिया, फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है। जब पॉपुलेशन शिफ्ट होती है तो कंपनी भी उस चीज को कंसिडर करती है या ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को कंसिडर करती है। क्यों फ्रेंड्स? उस चीज को कंसिडर करने से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। हमारे प्रोडक्ट की सेल या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। कंपनी को उनकी स्ट्रैटेजी पता चलती है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी चीजें ऐसी है जो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज लोकेशन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी की लोकेशन में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि अगर इस लोकेशन में ओपन करोगे तो आपको सब्सिडीज मिलेगी या टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अच्छी बात है, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। Next friends, company have to consider relocation if the population shift have a significant impact. क्वालिफाइड वर्कफोर्स की बात है फ्रेंड्स, कि कोई पर्टिकुलर एरिया में क्वालिफाइड वर्कफोर्स है तो अच्छी बात है, हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अगर पता चला पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है, मैं भी शिफ्ट हो गया, बिजनेस शिफ्ट कर लिया, बट वहाँ पे क्वालिफाइड वर्कफोर्स ही नहीं है, तो क्या करूँगा? सो पॉपुलेशन शिफ्ट तो हमको देखना ही है, साथ साथ में क्या देखना है, क्वालिफाइड वर्कफोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, क्या मुझे काम करने के लिए वहाँ पे वर्कर्स मिलेंगे, स्किल्ड वर्कर्स मिलेंगे, वो सभी चीज़ें हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग एट होम। आज के टाइम में फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क फ्रॉम होम। बहुत हम लोगों ने देखा। सो बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ को भी कंसिडर कर रही है कि क्या वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है या फिर नहीं है, क्या उसके थ्रू काम हो सकता है। तो सबसे बेस्ट अगर उसके थ्रू भी काम हो सकता है तो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात की हमने। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एथनिक मिक्स। अब एथनिक मिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली डाइवर्सिटी की बात हो रही है। पॉपुलेशन के अंदर जो डाइवर्सिटी हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, स्पेशली इंडिया में। इंडिया हैज़ अ वेरी डाइवर्स और वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या आएगा, इफेक्ट आने वाला है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी चीज़ें हैं। वॉट डू चेंजेस इन द एथनिक मिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इम्प्लाई फॉर द प्रोडक्ट। या एथनिक मिक्स, वो जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस के ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला है, क्या इफेक्ट आने वाला है, वो देखना होगा सबसे पहले। विल द न्यू प्रोडक्ट बी डिमांडेड और एग्जिस्टिंग वन कैन बी मॉडिफाइड। क्या मार्केट नया प्रोडक्ट डिमांड करेगा या फिर हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन करने से प्रोडक्ट चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना हमको प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट, आर दी मैनेजर्स प्रिपेयर्ड टू मैनेज मोर कल्चरली डाइवर्स वर्कफोर्स। क्या मैनेजर्स तैयार है इतनी ज़्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स के साथ डील करने में? क्योंकि वर्कफोर्स जितनी ज़्यादा डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स है, उसको डील करना उसके साथ बहुत डिफिकल्ट है फ्रेंड्स। तो उस चीज़ का भी क्या करेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन द कंपनी पोजिशन इटसेल्फ टू टेक द एडवांटेज ऑफ इंक्रीज्ड वर्कफोर्स हेट्रोजेनिटी। वर्कफोर्स हेट्रोजेनिटी, वर्कर्स अलग हैं, उनकी नीड्स अलग है। कोई सैलरी के लिए आ रहा है, कोई प्रमोशन के लिए आ रहा है, कोई स्टेटस के लिए आ रहा है, सबकी नीड्स अलग है, कोई अप्रिसिएशन के लिए आ रहा है। हमको वो सभी अलग अलग तरह के लोगों से क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को भी हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। सो ये फ्रेंड्स एथनिक मिक्स की बात हो गई। एंड लास्ट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रेंड्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारा परचेजिंग पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी उसी तरीके से ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट आने वाला है, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आने वाला है। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने जो देखा है, हमारा फर्स्ट पॉइंट चल रहा था ये, जिसके अंदर हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे थे, जो बेसिकली ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट,
यहाँ पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखा हमने, पॉपुलेशन साइज, ये सभी फैक्टर्स हमने कंसिडर किए। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब फ्रेंड्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे बेसिकली एक डायरेक्शन मिल रहा है। और जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग मेजरली किससे डील करेंगे? हम लोग यहाँ पे मेजरली वेल्थ से डील कर रहे हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे बेसिकली वेल्थ से ही ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? डील करेंगे। इट रिफर्स टू द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इन विच द कंपनी कम्पीट्स और मे कम्पीट। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम लोग कम्पीट कर रहे हैं या कम्पीट करने वाले हैं। जब हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। जैसे सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सी कंट्री है, बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे इंडिया। हम सभी को पता है फ्रेंड्स व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी ओनरशिप है, जो भी कंट्रोल है, वो एज सच प्राइवेट सेक्टर के पास है। गवर्नमेंट का एज सच बहुत ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट मेकिंग। जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब यहाँ पे जो कंट्रोल है वो बेसिकली गवर्नमेंट का है, या हम बोल सकते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सब कुछ डिसाइड कर रही है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेलफेयर ऑफ द कंट्री और सोसाइटी। एंड नेक्स्ट जब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी यानी इंडिया, तो यहाँ पे दोनों का ही एग्जिस्टेंस है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर विल वर्क फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड पब्लिक सेक्टर विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब दोनों ही लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सो सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम कंसिडर करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे कि हमारी कंट्री में कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें आती है उसके अंदर। जैसे जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बेसिकली कंट्री में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। पर कैपिटा इनकम क्या है हमारी कंट्री में, वो भी देखना है, एवरेज इनकम देखनी है। मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए क्या मार्केट है, क्या डिमांड है उसकी हमारी कंट्री में, वो भी देखना है हमको। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब ये सभी फैक्टर्स किसके अंदर आ जाएंगे फ्रेंड्स? इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं फ्रेंड्स। कंट्री में बहुत सारी पॉलिसी है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी बनाई गई है, एक्ट भी बनाए गए हैं। फिस्कल पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली फिस्कल पॉलिसी बना रही है, पॉलिसी रिलेटिंग टू पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग, दैट इज पब्लिक डेट। मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई इन आवर कंट्री। CRR, SLR, open market operation, bank rate, repo rate, reverse repo rate, all these are considered in monetary policy. फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जाती है फ्रेंड्स कि भाई FDI का रेट क्या होना चाहिए, कितना परसेंट अलाउड है हमारी कंट्री में FDI, वो सारी चीज़ें। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, बेसिकली अगर किसी कंट्री के साथ हमको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना है तो वो सभी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो टॉपिक था फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट था, एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट में, जिसमें हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखा है फ्रेंड्स। अब हम लोग थर्ड एलिमेंट देखेंगे, थर्ड एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। अभी तक हम लोगों ने दो एलिमेंट देखे थे, फर्स्ट हमने देखा था डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, सेकंड हमने देखा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एंड अब थर्ड हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसा एलिमेंट है जो कुछ बिजनेसमैन को स्पेसिफिकली इफेक्ट करता है और कुछ जगह पे जनरल में सभी लोगों को इफेक्ट करता है। अब जब हम लोग पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? सबसे पहले फ्रेंड्स गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल में क्या कवर होगा? गवर्नमेंट। मेरे बिजनेस पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। सो बिजनेस इज हाईली गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती है और मेरे बिजनेस के ऊपर क्या आएगा? इंपैक्ट आएगा उस चीज का। सो सबसे पहले उस चीज का हमको क्या करना है? ध्यान रखना है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बार गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने का सोचती है। अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में फॉल होता हूं तो मुझे उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूड हो रहा हूं तो मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के अंदर ही सेकेंड फैक्टर जो हम कंसिडर करते हैं वो है लीगल।
मतलब हमको हमारे वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की और वर्किंग नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी वर्किंग नॉलेज होगी हमको चीज़ों की, उतना अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस को चला सकते हैं। जैसे कि कंज्यूमर से रिलेटेड क्या लॉ है, कंपटीशन से रिलेटेड, ये सभी चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनीज एक्ट 2013। जब मैं कंपटीशन की बात करता हूँ तो कंपटीशन एक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो हमको फ्रेंड्स ये सभी लॉज और वो सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसके लिए भी एक लॉ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो बेसिकली अगर मैं कभी भी बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे लीगल फैक्टर्स को हमेशा क्या करना है, कंसिडर करना है। लीगल फैक्टर के साथ साथ एक और जो फैक्टर है वो है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। जब पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस करेगी तो ऑब्वियस बात है वो चीज़ भी देखनी है। वो लोग प्रेशराइज करते हैं हमको, वो लोग किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज कर सकते हैं कि भाई कंज्यूमर राइट्स के ऊपर फोकस करना है, हमें माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर फोकस करना है, तो वो सभी चीज़ों का भी क्या करूँगा, मैं टाइम टू टाइम ध्यान रखूंगा। सो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग गवर्नमेंट, लीगल एंड पॉलिटिकल, ये तीन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब जब फ्रेंड्स सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे सोशल फैक्टर्स कंसिडर करने हैं हमको, जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप है। दूसरी चीज कल्चरल वैल्यूज, ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी। मेरे बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। जब हम सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। फर्स्ट, सोशल कंसर्न सच एज रोल ऑफ बिजनेस इन दी सोसाइटी। बिजनेस का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, हम लोग क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या दूसरे रोल प्ले करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, वो चीजें देखेंगे। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मैं बिजनेस कर रहा हूँ अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस करते टाइम ध्यान रखना है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें। करप्शन, सोसाइटी में करप्शन नहीं होना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर हमारी वजह से करप्शन हो रहा है तो वो चीज़ गलत है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मास मीडिया, कंज्यूमरिज्म, मास मीडिया का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, कंज्यूमरिज्म का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, सोशल एटीट्यूड एंड वैल्यूज। अब सोशल एटीट्यूड और वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में क्या वैल्यूज है, क्या एटीट्यूड है लोगों का, मुझे वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। उनकी लाइफस्टाइल क्या है, धीरे धीरे लाइफस्टाइल जो है, पैटर्न है, वो चेंज होता जा रहा है। कस्टम्स, बिलीफ, रिचुअल्स, ये सब चीज़ें चेंज हो रही है और हमको उस हिसाब से चलना है, सोशल फैक्टर के हिसाब से चलना है। कभी भी सोशल फैक्टर बिजनेस के हिसाब से नहीं चलने वाला। बिजनेस विल वर्क अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन सोशल फैक्टर। सो उस चीज का हम लोग कंपल्सरी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज फैमिली स्ट्रक्चर, दैट इज साइज ऑफ द फैमिली एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली, वो सभी चीजों का। पहले हम लोग देखते थे, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम और वो सब बहुत ज्यादा होता था। अब धीरे धीरे वो सभी चीजें कम होती जा रही है। जो एटीट्यूड था पहले वो भी चेंज, वो जो पहले था वो अब शायद नहीं है, वो भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। सो वो सभी चीजों का भी हम लोग क्या करेंगे, कंपल्सरीली ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रोल ऑफ वुमेन। जब हम रोल ऑफ वुमेन बोलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पहले शायद इतना ज़्यादा उनको कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में इक्वलिटी अगर हम लोग देखें, चाहे वो एजुकेशन है, वर्क है, वो सभी चीज़ों में। सो रोल ऑफ वुमेन को भी हमको क्या करना है, कंसिडर करना है। एजुकेशनल लेवल, एजुकेशनल लेवल फ्रेंड्स बहुत बढ़ते जा रहा है पहले से। पहले के टाइम में एजुकेशनल लेवल अलग होता था, आज के टाइम में अलग होता है। जो इंपॉर्टेंस है वो शायद डे बाय डे और क्या होती जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। सो ये सभी चीज़ों की वजह से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। इवन अगर हम लोग देखें तो अगर कोई एजुकेटेड कंज्यूमर है तो ऑब्वियस बात है कि वो जानता है कि उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। वर्क एथिक्स क्या है हमारे वहाँ पे, वो सभी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। किसके अंदर, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, हम सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी हर थोड़े टाइम में क्या होती है, चेंज होती है। इन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी कंट्री में काफ़ी एक्सटेंड तक डेवलपमेंट भी आ रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो क्या हो जाए, ऑब्सोलेट हो जाए।
तो दोनों चीज पॉसिबल है, अनसर्टेनिटी भी है कहीं ना कहीं और अपॉर्चुनिटीज भी है हमारे लिए। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे? फर्स्ट इज फ्रेंड्स द पूल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, किस स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चेंज हो रही है, वो सभी चीजें देखेंगे हम लोग। अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग आउट ऑफ द इनोवेशन, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया, कुछ इनोवेशन आया, तो उसकी वजह से मार्केट में क्या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो हम लोग उस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट इज रिस्क एंड अनसर्टनिटी, ऐसा हो सकता है कि भाई मैं पहले से कोई मशीनरी मेरे वहां पे है, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई और उस न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी वो ऑब्सोलेट हो जाएगी, अब कोई काम की नहीं। तो शायद मेरे लिए क्या है, बहुत ही अनसर्टन चीज़ है कि मैंने उसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा किया था, बट नई टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ क्या हो चुकी है, ऑब्सोलेट हो चुकी है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट्स सपोर्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट्स बजट, गवर्नमेंट कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बजट के लिए साइड में रख रही है। नेक्स्ट हमारा क्या रोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सब करेंगे ना उतना अच्छा है, टेक्नोलॉजी के अंदर उतना ही ज़्यादा क्या आते जाएगा, इंप्रूवमेंट ये सब आते जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में डेवलप होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, और नेक्स्ट एलिमेंट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट। जब हम लोग ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर से फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूँ, बट फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मुझे जो इंटरनेशनल इवेंट्स है या दूसरी कंट्रीज में या कहीं पे भी कोई भी इवेंट हो रहा है ना, तो उनके बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ भी क्या कर सकती है, हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट्स दिए, हम लोग वो पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं। पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट्स। फ्रेंड्स कोई इंटरनेशनल इवेंट अगर हुआ, कोई स्पोर्ट्स मीट है, कोई टेररिस्ट अटैक है, तो उसकी वजह से मेरे बिजनेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि कौन सा इंटरनेशनल इवेंट अकर हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट दैट आर चेंजिंग, कोई नया मार्केट इमर्ज हो रहा है तो उसके बारे में पता रखेंगे हम लोग। एग्जिस्टिंग मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके बारे में भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स, कल्चरल एट्रीब्यूट्स है, इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स है, बहुत डिफरेंस है दो कंट्री के कल्चर में, इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स में। सो वो सभी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन अगर फेल होते हैं तो उसका यही रीजन है कि वो लोग ग्लोबल एनवायरनमेंट को शायद कंसिडर नहीं करते। अगर मेरी मल्टीनेशनल कंपनी है तो डेफिनेटली मुझे ग्लोबल एनवायरनमेंट को कंसिडर करना ही चाहिए। अब फ्रेंड्स ये बात थी एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेसल एनालिसिस। जब हम लोग यहाँ पे इस एनालिसिस की बात करते हैं, पहले हमने देखा एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फिर हमने देखा स्वॉट एनालिसिस, ये भी एक एनालिसिस है जहाँ पे हम लोग पूरे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। हम एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं, इस एनवायरनमेंट के अंदर कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स है वो हम सभी पहले पढ़ चुके हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। मैक्रो एनवायरनमेंट में जो भी एलिमेंट्स थे ऑलमोस्ट सेम हम लोग देख सकते हैं। P फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। फ्रेंड्स बेसिकली ये सभी हमने देखा था एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट में, और वही चीज़ यहाँ पे पेसल एनालिसिस में इंक्लूड होती है। सो ये एनालिसिस है बेसिकली जो बिजनेसमैन को करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से ये फैक्टर्स हमारे बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग ये फैक्टर का सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिकल फैक्टर, हम सभी को पता है पॉलिटिकल फैक्टर हमारे बिजनेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल फैक्टर कंसीडर करना है, गवर्नमेंट कौन से गुड्स सेल करना चाहती है या हमको अलाउ करती है कि आप सेल कर सकते हो, कौन से ऐसे गुड्स है जो गवर्नमेंट हमको अलाउ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे गुड्स, हार्मफुल गुड्स है जो कंट्री में सेल नहीं होने चाहिए। तो पहले पॉलिटिकल फैक्टर का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आता है। से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। सो हमको इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे बिजनेस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सोशल फैक्टर्स, जैसे हमने देखा था सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की बात की थी, वैल्यूज है, बिलीफ है, कल्चर है, एटीट्यूड है, वो सभी चीजें भी हमारे बिजनेस को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमने देखा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, अनसर्टेनिटी भी है। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट आता है, क्वालिटी पे इफेक्ट आ सकता है, इनोवेशन हो सकता है, कोई भी चीज़ पॉसिबल है। सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी हमारे बिजनेस को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट लीगल फैक्टर,
फ्रेंड्स लीगल फैक्टर, बेसिकली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉ है, वो सभी चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। उसकी वजह से हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट आ सकता है, डिमांड, ये सब चीज़ों का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। एंड लास्ट इज फ्रेंड्स एनवायरमेंटल फैक्टर। जब हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स स्पेसिफिकली कुछ बिजनेस को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं टूरिज्म है, फार्मिंग है, इंश्योरेंस है। सो ये ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस थोड़े से ज़्यादा है। दूसरे बिजनेस को भी नो डाउट इफेक्ट करता ही है, लेकिन इन सेक्टर्स में एनवायरमेंटल फैक्टर का जो रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उस चीज़ का भी हम लोग क्या करेंगे, कंपल्सरी ध्यान रखेंगे। ये फ्रेंड्स बात थी पेसल एनालिसिस की। अब फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू दी एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स की जब हम बात करते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। हर बिजनेसमैन की मेंटालिटी अलग है, रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है। जैसे सबसे पहला तरीका अगर हम लोग देखें तो लीस्ट रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स जब हम लोग लीस्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने वाला हूँ अगर चेंजेस आ रहे हैं तो। मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं बट यहाँ पे मेरा मेन इंटेंशन क्या है, टू सर्वाइव इन दी मार्केट। मतलब मैं मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूँ, मेरे लिए उतना ही बहुत है। एज सच बहुत ज़्यादा चेंजेस पे हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देना चाहते। हम लोग ऐसा थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का बिल्कुल नहीं सोच रहे। वी आर पैसिव इन आवर बिहेवियर। सो हम लोग सिर्फ क्या चाहते हैं कि हमारा गोल अचीव हो जाए, सिंपल पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इन गोल सीकिंग। गोल अचीव करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं, हम लोग पैसिव हैं। हमारा मेन इंटेंशन क्या है कि मार्केट में सर्वाइव करना, बस। वो क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वो है प्रोसीड विथ कॉशन। प्रोसीड विथ कॉशन मतलब हम लोग इंटेलिजेंट इंटरेस्ट लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, इंटरेस्ट ले रही है कि भाई मार्केट में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हम लोग भी क्या करेंगे, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, उन चेंजेस को मॉनिटर करेंगे, एनालाइज करेंगे। वो सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। और जब हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। सर्वाइवल पॉसिबल है, स्टेबिलिटी, आराम से स्टेबल भी रह सकते हैं, और स्ट्रेंथ के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को हम लोग चला सकते हैं। सो बेसिकली प्रोसीड विथ कॉशन में मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं हम उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उन चेंजेस को हम लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। सो ये सेकेंड चीज थी। एंड थर्ड एंड द लास्ट रिस्पॉन्स इज डायनेमिक रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स अब डायनेमिक रिस्पॉन्स मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि पार्शियली कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। सो वो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, डायनेमिक है। हम लोग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल गई ग्रैब करेंगे। इवन थ्रेट्स को भी हम लोग ट्राई करेंगे कि थ्रेट्स को भी हम लोग क्या करेंगे, वॉर्ड ऑफ कर देंगे, यानी क्लियर कर देंगे। थ्रेट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। सो ये फ्रेंड्स डायनेमिक रिस्पॉन्स है। सो हम लोग तीन तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे, गोल मेंटेनिंग एंड पैसिव इन बिहेवियर। नेक्स्ट जो हमने देखा, प्रोसीड विथ कॉशन, अ बिजनेसमैन टेक्स एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट इन द चेंजेस दैट आर अकरिंग इन द एनवायरमेंट। हमारा मेन इंटेंशन वहां पे क्या था, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। एंड लास्ट फ्रेंड्स डायनेमिक रिस्पॉन्स, हियर अ बिजनेसमैन इज इंटरेस्टेड इन कन्वर्टिंग द थ्रेट इनटू अपॉर्चुनिटी। He not only clears off the threats, ward off the threats, but also converts them into the opportunity. They think that the external environment is partially controllable. So ये dynamic response है फ्रेंड्स। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर होना चाहिए। हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सभी को ये टॉपिक्स और ये चैप्टर्स क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे कोई भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स।